Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आज की हमारी टॉपिक है। इसमें हम समझेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन कितना तेज हो रहा है या कितना धीमा हो रहा है। इसको ऐसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, तो आप अपने घर से स्कूल के लिए निकले हैं तो कितनी देर में कितनी डिस्टेंस तय कर ले रहे हैं। इस आधार पर हम लोग जो है इसका स्पीड या रेट बता देंगे। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो इसका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो तेज हो रहा है कि धीमा हो रहा है, कि बहुत धीमा हो रहा है, कि बहुत तेज हो रहा है, कि मीडियम स्पीड से हो रहा है। इस तरह से हम लोग इस टॉपिक में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे देखिए, पहला इंस्टेंटेनियस आर वेरी फास्ट। जो इंस्टेंटेनियस माने तात्कालिक, तुरंत होने वाले रिएक्शन या बहुत तेज होने वाले रिएक्शन, ये जो रिएक्शंस हैं वो आयनिक रिएक्शन इस तरह की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ये बहुत तेज होते हैं, इंस्टेंट होते हैं, तुरंत हो जाते हैं, तो ये आयनिक रिएक्शन है। इनका एग्जाम्पल देखिए, प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अगर आप सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं तो बहुत तेज होगा ये। ओके, ऐसे दूसरा देखिए, वेरी स्लो वाले। वेरी स्लो का एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत टाइम लेता है। लोहे को रख दीजिए, बहुत दिनों तक रखा रहेगा, तब उसमें जंग लगेगा, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। ऐसे मॉडरेट रेट, मध्यम स्पीड में बात करें तो नाइदर वेरी फास्ट नार वेरी स्लो, ना बहुत तेज हो ना बहुत धीमा हो। एग्जाम्पल ऐसे जो है रिएक्शंस के एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का इन्वर्जन या हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर आप देखिए कि हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च ये एक मॉडरेट रेट दिखाता है। ये ना बहुत तेज होता है और ना बहुत धीमा होता है। इन तीनों का डिटेल में देखिए। प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड कैसे होता है, बाय मिक्सिंग ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। अगर सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो AgCl सिल्वर क्लोराइड बनता है और NaNO3 प्राप्त होता है। ये रिएक्शन कैसे हुआ, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए, Ag पर प्लस होता है और NO3 पर माइनस होता है, तो यहाँ प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए, Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है, इसका माइनस इसका प्लस एक साथ कर दीजिए, NaNO3 हो जाएगा। अब इसका प्लस और इसका माइनस एक साथ कर दीजिए तो AgCl हो जाएगा। तो इस तरह से AgCl प्लस NaNO3। कोई प्रॉब्लम होगी वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। ओके, फिर देखिए इसका वेरी स्लो वाले का रस्टिंग ऑफ आयरन है। कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में होता है और बहुत स्लो होता है। ऐसे अभी आपने देखा मॉडरेट वाले का, जो ना बहुत तेज होता है ना बहुत धीमा होता है, वो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर या हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च ये मीडियम स्पीड से होता है, ये स्टार्च के लिए। और ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के लिए ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। देखिए, C12H22O11 प्लस H2O ये चीनी है, सुक्रोस है, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है या कहिए इन्वर्जन हो रहा है। तो ये जब हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका, तो ये ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है। देखिए यहाँ पर
फार्मूला दोनों का सेम है, C6H12O6 C6H12O6। यहां पर देखिए C12H22O11 ये सुक्रोज या चीनी का फार्मूला है, ये वाटर का फार्मूला है। यहां दोनों में अंतर क्या है, ये जो है जानना बहुत जरूरी है। फार्मूला सेम है लेकिन इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है और फंक्शनल ग्रुप है उनमें चेंज है। ये एक ग्लूकोज है, दूसरा फ्रक्टोज है। अगर ग्लूकोज है तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा और फ्रक्टोज है तो उसमें कीटोन ग्रुप होगा। इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि फार्मूला सेम होता है लेकिन इसके फंक्शनल ग्रुप दोनों के अलग होते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए नेक्स्ट इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च का, ये स्टार्च का फार्मूला है C6H10O5 का होल N। इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए गए स्टार्च के, ये NH2O के साथ हाइड्रोलिसिस होकर के क्या बनाते हैं, NC12H22O11। ये N इसके साथ में है, इसका नाम क्या है, माल्टोज। ये माल्टोज N मॉलिक्यूल माल्टोज प्राप्त होता है जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसके बारे में जानिए, ये क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट फैमिली के मेंबर्स हैं। ओके, जैसे आप लोग जानते हो प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरह से ये स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट फैमिली का मेंबर है। अब यहां पर विशेष ध्यान देने वाली बात है, स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज एक्सप्रेस्ड इन, जो ऑटोमोबाइल जो गाड़ियां हैं, जो बसेस हैं, जो कार हैं, तो उनकी जो स्पीड है वो किस में एक्सप्रेस करते हो, किस में बताते हो, आप कैसे बताते हो, चेंज इन द पोजीशन और डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे अभी यहां पर है, आधे घंटे बाद कहीं और होगी, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। या अभी स्टार्ट हुई, चलना शुरू कर दिया उसने, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, ओके, इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, या कितना पोजीशन उसकी चेंज हुई। तो इस तरह से उसका स्पीड निकाल लेते हैं। उसी तरह से सिमिलरली, बिल्कुल सेम वही चीज यहां पर देखिए, द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन और द रेट ऑफ ए रिएक्शन, इसके बारे में देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। ये फार्मूला, ये इसकी डिफिनीशन ध्यान रखेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो रिएक्टेंट है उसमें और प्रोडक्ट है उसमें चेंज जो हो रहा है वही क्या हो जाएगा, उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन हो जाएगा या रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इसको क्लियर करिए कैसे, जैसे आप देखिए अभी आपने क्या किया, कोई मटेरियल लिया, तो जो मटेरियल रिएक्शन कराने के लिए लेंगे वो रिएक्शन करने जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही उसका अमाउंट रिएक्टेंट का घटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा रिएक्टेंट घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समय बीतने के साथ रिएक्टेंट घटते हैं और प्रोडक्ट बढ़ते हैं। तो इस तरह से चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो ये भी ध्यान देना है कि रिएक्टेंट जिस स्पीड से घट रहा है उसी स्पीड से तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो चाहे आप प्रोडक्ट साइड का ले लीजिए, स्पीड देख लीजिए, चाहे रिएक्टेंट साइड का देख लीजिए, इसीलिए यहां पर और लगा हुआ है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट। ओके, चाहे प्रोडक्ट का चाहे रिएक्टेंट का किसी का भी ले लीजिए, कितने में, इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मीन्स 1 हो, जो भी टाइम हो आपका 1 हो। 1 मीन्स 1 मिनट, 1 आवर, 1 सेकेंड, जो भी आप ले रहे हो 1 होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको रिएक्शन की स्पीड या रेट पता चल जाएगा। टू बी मोर स्पेसिफिक, इसके लिए बहुत ही स्पेशल बात है, क्या है जानना बहुत जरूरी है। पॉइंट फर्स्ट, द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। आप जान रहे हो कि जब रिएक्टेंट आपने लिया है तो रिएक्टेंट जो है घटना स्टार्ट करेगा तभी तो प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट होगा। तो द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, रेट माने जो उसकी दर है वो घट रही है, किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, इन में से कोई रिएक्टेंट जो घट रहा है। ओके, ये ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल से A + B > C + D,
यहाँ पर रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, या दूसरे साइड में कहें तो द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट। इधर अगर डिक्रीज हो रहा है तो इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा हो या इनमें से कोई घट रहा हो, तो इस तरह से इनकी स्पीड इस आधार पर निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से देखिए कि ये जो आपने लिया है ये 100 है, ये केवल एक समझाने का तरीका है कि मैंने इसे 100 मान लिया। तो जब ये 100 है तो उस टाइम ये कितना है, 0 है, क्योंकि अभी रिएक्टेंट ही लिए, समय बीता ही नहीं है, तो ये 100 ही रहेगा और ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। ऐसे अब क्या हुआ, इसमें से कमी आई, ये 99 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए ये घटना स्टार्ट हो गया और ये बढ़ना स्टार्ट हो गया, ये 99 हो गया। अब ये इसको और घटाएंगे तो ये कर देंगे 98 और डिक्रीज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ऐसे इसमें ये हो जाएगा 97 और डिक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इंक्रीज हुआ। तो इस तरह से ये घटना स्टार्ट होता है और ये बढ़ना स्टार्ट होता है। एक समय ऐसा आएगा कि ये हो गया 50 और ये भी हो गया 50 और यहाँ पर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम, बराबरी आ गया। तो इस तरह से ये केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, इस पर बराबरी आ गया। लेकिन यहाँ बच्चे समझते हैं कि अब रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाएगा, कि अब ये दोनों साइड बराबर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये इक्विलिब्रियम आने के बाद भी रिएक्शंस चलते रहते हैं। ये रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट देगा। तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम आने पर भी रिएक्शंस चलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में इसे बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, चलनशील है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट विशेष ध्यान रखना है आपको। अब हम यहाँ बात करेंगे, कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक काल्पनिक रिएक्शन की बात करते हैं। काल्पनिक है ही ये, क्यों, क्योंकि जो ये R है ये कोई नाम थोड़ा ना है कोई केमिकल का, ये P है ये कोई केमिकल का नाम थोड़ा ना है, ये काल्पनिक रिएक्शन है। हाइपोथेटिकल रिएक्शन मीन्स एक काल्पनिक रिएक्शन। एक कल्पना करिए कि ये रिएक्टेंट है, टूट रहा है, ये प्रोडक्ट दे रहा है, रिएक्टेंट घटेंगे, प्रोडक्ट बढ़ेगा, ये बात क्लियर हो गई। तो 1 मोल रिएक्टेंट लिया गया और ये टूट करके क्या दे रहा है, 1 मोल प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखिए यहां पर ये जो R है एट टाइम T1, टाइम T1 मीन्स कुछ समय बीत गया, कुछ समय बीत गया तो R कुछ घट जाएगा। तो इसका नया नाम, घटा हुआ नाम क्या हो गया, ये कंसंट्रेशन R1 हो गया। तो कुछ ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट। तो ये बढ़ा हुआ क्या कहेंगे कि ये P1 हो गया। ओके, तो इस तरह से इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया और इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। लेकिन हमने इसका नाम चेंज कर दिया, कंसंट्रेशन R1 कंसंट्रेशन P1। कब, एट टाइम T1, जब टाइम T1 है। ऐसे ही एट टाइम T2, टाइम T2 कर दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा और ये P2 हो जाएगा। इसमें और चेंज आएगा दूसरा। आप देखिए यहां पर क्या चेंज मिल रहा है, यहां पर क्या चेंज मिल रहा है और यहां पर क्या चेंज मिल रहा है, इसको देखिए। तो चेंज यहां आपको देखने को मिल रहा है कि चेंज क्या हुआ, T2 माइनस T1। क्यों हमने T2 माइनस T1 लिखा, जो बाद वाला है वो हमारा है T2, पहले वाला है वो हमारा है T1। तो इस तरह से बाद वाले में से पहले वाला, तो ये घटाते हैं, तो इस तरह से T2 माइनस T1 चेंज मिल गया। तो कितना चेंज हुआ, चेंज के लिए डेल्टा और इस तरह से T2 माइनस T1 T। तो इस तरह से T2 माइनस T1 का जो फाइनल मिला वो डेल्टा T मिला। ऐसे यहां देखिए ये भी फाइनल माइनस इनिशियल, तो R2 माइनस R1, क्योंकि ये एवरेज है, एवरेज में यही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो R2 माइनस R1, तो यहां भी डेल्टा R हो जाएगा। ऐसे P2 माइनस P1, तो यहां भी डेल्टा P हो जाएगा। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड, जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए गए हैं ये क्या बताते हैं, यूज्ड टू एक्सप्रेस मोलर कंसंट्रेशन। ये स्क्वायर लगा दिया गया तो ये इसका हो गया मोलर कंसंट्रेशन।
किसी भी चीज को अगर इस तरह से ऐसे स्क्वायर में लिख देते हैं तो ये हो जाता है उसका मोलर कंसंट्रेशन, माने मोल पर लीटर। वो चीज हो जाती है मोल पर लीटर में और इसे बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। ओके, इसी आधार पर ये देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, जो डिसअपीयर माने घटना, कम होना, तो कम होने की जो रेट है किसकी, रिएक्टेंट की, ये इक्वल है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन। कितने समय में कितना कंसंट्रेशन उसका माने कितनी मात्रा आर की घट गई, इस आधार पर हम उसका बता देंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, हमें रेट उसका पता चल जाएगा। तो इस तरह से डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर, ये चेंज इन कंसंट्रेशन को बताता है। और यहां पर ये घट रहा है इसलिए माइनस लगा हुआ है। टाइम टेकन के लिए अभी क्या निकाला था आपने, डेल्टा टी, और ये इक्वेशन फर्स्ट बना दिया गया। और इसी तरह से प्रोडक्ट का देख लीजिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, जो रेट है अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, अपीयरेंस, क्योंकि प्रोडक्ट अपीयर होना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे और रिएक्टेंट धीरे धीरे डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गया, माने धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अपीयरेंस इसका किस तरह से रेट निकालेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, जो कंसंट्रेशन पी का बढ़ रहा हो वो अपॉन टाइम टेकन, कितने समय में कितना कंसंट्रेशन उसका इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से इसका क्या पता चल जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस पता चल जाएगा। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन डेल्टा पी और टाइम टेकन डेल्टा टी, ये इक्वेशन सेकेंड बन गया। ओके, अब इस तरह से डेल्टा आर इज द निगेटिव क्वांटिटी, मींस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग, जो डेल्टा आर है ये निगेटिव में जा रहा है, क्यों, क्योंकि घट रहा है रिएक्टेंट, और अगर यही बात करें प्रोडक्ट के लिए तो वो बढ़ रहा है। इट इज मल्टीप्लाई विथ -1 टू मेक द रेट ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव। अब ये देखिए कि ये माइनस लगा हुआ है, ये घट रहा है। ओके, तो इस तरह से रिएक्टेंट घट रहा है जो कि निगेटिव में है, तो इस तरह से इसे निगेटिव में नहीं रखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना देंगे, तो इस तरह से वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। वही यहाँ कह रहा है कि इट इज मल्टीप्लाइड विथ -1 टू मेक द रेट ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड रिप्रेजेंट द एवरेज रेट, ये फर्स्ट और सेकेंड क्या बताते हैं, एवरेज रेट, दैट इज आर ए बी, स्मॉल आर ए बी, आर ए बी मीन्स एवरेज रेट को बता रहे हैं। एवरेज रेट क्या है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट एंड द टाइम टेकन, यही तो यहां पर है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और चेंज इन टाइम ये अपान में कर दिया गया, इसका निकल आया प्रोडक्ट का, ऐसे ये पॉजिटिव में रहेगा। ऐसे इसकी बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन टाइम ये अपान में कर दिया गया, इसका रिएक्टेंट का ये वैल्यू हो गया, माइनस लगा हुआ है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। यही चीज यहां बताया जा रहा था। तो इसको हम एक ग्राफ बना के आपको बता रहे हैं, देखिए इधर टाइम इधर कंसंट्रेशन। ओके, अब देखिए ये मैंने रिएक्टेंट इतना लिया तो रिएक्टेंट का अमाउंट ये हो गया इतना। अभी प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं, ये जीरो पर है। इसको ऐसे समझें एक एग्जाम्पल से, लेकिन इसका किसी से कोई संबंध नहीं, हम केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे एक गिलास दूध यहाँ रखा हुआ है, तो एक गिलास दूध जब यहाँ रखा हुआ है और टाइम जीरो है तो ये गिलास में ही तो रहेगा, लेकिन जैसे टाइम स्टार्ट होगा तो क्या होगा, तो ये दूध जो है घटना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको आप पीना स्टार्ट कर देंगे। तो जब इसे पीना स्टार्ट कर देंगे तो गिलास का दूध क्या हो रहा है, ये घट रहा है। ये गिलास का दूध ऐसे ये घटना स्टार्ट हो गया, और वही इधर पेट में दूध जाके वहां बढ़ना स्टार्ट हो गया। ऐसे इसका जो बता रहे हैं इसको सिर्फ समझने के लिए है, इसको जो है किसी से इसका कोई संबंध नहीं। तो इस तरह से ये देखिए घट रहा है और ये बढ़ रहा है, तो ये दूध जो है गिलास में जो है
वो घट रहा है, ये यहाँ तक हो गया। और ऐसे देखिए पेट में ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से सिंपल सा समझ लीजिए कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, रिएक्टेंट घटना स्टार्ट हो जाता है और प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि यहीं पर ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ये हो गया आपका A प्लस बी डाउन हो रहा है और ये हो गया C प्लस डी, ये इंक्रीज कर रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों बराबर हो जाएंगे और यहां पर आ गया इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है और यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया। ये ग्राफ बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये घट रहा है, ये टाइम यहां से यहां पहुंचा तो ये इतना घट गया, ऐसे टाइम यहां से यहां पहुंचा तो ये इतना घट गया। ओके, टाइम यहां पहुंचा इतना घट गया। तो इस तरह से जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये घटता जाता है। अब यहां पर देखिए टाइम, इसको देखिए प्रोडक्ट वाले में, जैसे जैसे रिएक्टेंट यहाँ घट रहा है, जितना यहाँ घटा प्रोडक्ट यहाँ बढ़ गया। ऐसे ये प्रोडक्ट और बढ़ गया क्योंकि रिएक्टेंट और घट रहा है, ये प्रोडक्ट और बढ़ गया क्योंकि रिएक्टेंट और घट रहा है, और बढ़ गया क्योंकि रिएक्टेंट और घट रहा है। इस तरह से ये रिएक्टेंट घटते जाते हैं और प्रोडक्ट बढ़ते जाते हैं और यहाँ पर बराबरी आ जाती है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। इस ग्राफ को इस तरह से ओपन करके समझें, एक बार इसका रिएक्टेंट का दिखा दें और एक बार प्रोडक्ट का दिखा दें। तो देखिए इस तरह से यहाँ ये हमने एक ग्राफ लिया और इस पर जो है दिखा दिया टाइम, और ये इधर की ओर बढ़ रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इधर की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरह से दोनों साइड हो गया। अब अभी मेरे पास रिएक्टेंट इतना है, तो जैसे टाइम स्टार्ट होगा, टाइम इधर की ओर बढ़ना स्टार्ट होगा, वैसे रिएक्टेंट क्या होगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से ये ऐसे रिएक्टेंट घटना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से ये रिएक्टेंट का ग्राफ बन रहा है। अभी टाइम बिल्कुल जीरो है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसे, और नॉट बिल्कुल जीरो है, इस तरह से यहां जीरो। अब देखिए थोड़ा सा टाइम बढ़ गया, थोड़ा सा टाइम ये सपोज दैट यहां तक ले लिया, तो जब यहां तक ले लेंगे तो ये ग्राफ हमारा यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। तो ये रिएक्टेंट R नॉट से घट गया और यहां मिला। तो इस तरह से इसकी पोजीशन क्या हो गई, R और ये 1। ऐसे फिर देखिए थोड़ी देर बाद टाइम और बढ़ा दीजिए, इतना हो गया, ग्राफ हमें यहां मिल रहा है ये। तो इस तरह से इसको फिर क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा R2। R नॉट कब हुआ, R1 कब हुआ, R2 कब हुआ, ये डिटेल में देखिए। और उसी तरह से यहां पर जो है ये पहले टाइम था T1, फिर टाइम हुआ T2, इस तरह से इसका टाइम चेंज होता गया। यहां जो चेंज आया वो क्या आया, डेल्टा R, R2 माइनस R1 इक्वल डेल्टा R। और यहां पर जो चेंज आया इसके बीच में टाइम वाले में, ये क्या हुआ, T2 माइनस T1 डेल्टा T, डेल्टा T चेंज आ गया। अब इसका एवरेज अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, R AV, R एवरेज इक्वल, ये हो जाएगा इसके रिएक्टेंट में चेंज, तो इसके लिए माइनस क्योंकि रिएक्टेंट का है, और ये हो जाएगा डेल्टा R अपान डेल्टा T। ये कहां से आया, ऐसे माइनस का माइनस हो जाएगा, यहां पर R2 माइनस R1, तो इस तरह से R2 माइनस R1 हो जाएगा और टाइम का T2 माइनस T1 हो जाएगा। इस तरह से एवरेज रेट इसका निकल आया। तो ये मैंने एवरेज निकाल दिया। ऐसे अगर इंस्टेंटेनियस निकालना हो इसी का तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस निकालते हैं किसी पॉइंट पर,
बिल्कुल एक पॉइंट पर निकालते हैं। एवरेज तो ये डिस्टेंस में लेकर के निकालते हैं, लेकिन ये किसी पॉइंट पर बिल्कुल इस जगह पर इसकी स्पीड क्या होगी, एकदम फिक्स जगह पर बताइए, इंस्टेंटेनियस। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, एक यहाँ लाइन खींच देते हैं ऐसे टेंजेंट, यहाँ पर एक ऐसे टेंजेंट ले लेते हैं और इस तरह से जो टेंजेंट ले लिया गया इसमें ऐसे बना देते हैं। ओके, अब यहां पर हमारा ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मिल गया और एक्स एक्सिस मिल गया। यहां पर एक्स एक्सिस पर क्या है, एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ओके, तो इस तरह से आर इंस्टेंटेनियस कैसे दिखाएंगे, आर इंस्टेंटेनियस के लिए इक्वल क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट घट रहा है माइनस, और यहां पर बिल्कुल जरा सा समय लेंगे तो जरा सा समय के लिए क्या लिखा जाता है, dt। डी माने थोड़ा सा टाइम, तो थोड़ा सा टाइम तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसलिए यहां इसके लिए भी लगा देंगे d और ये हो जाएगा r। तो माइनस डी आर अपान डी टी ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस के लिए, तुरंत के लिए। और इसके लिए स्लोप जो इसका बन रहा है वो घट रहा है, तो इसलिए डाउन हो रहा है, इसीलिए इसे माइनस स्लोप लिखेंगे। स्लोप डाउन हो रहा है इसलिए माइनस लिखेंगे। तो इस तरह से ये हो गया, रिएक्टेंट घट रहा है, दोनों बातें हैं। तो ये आपको पूरा ग्राफ क्लियर हो गया। अब इसी तरह से हम प्रोडक्ट का ग्राफ ले लेंगे। यहां पर ऐसे इस तरह से ये आपने देखा कि रिएक्टेंट ऐसे घट रहा था और प्रोडक्ट ऐसे बढ़ रहा था, अभी जब हमने ऊपर दिखाया था। तो प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे बनेगा इस तरह से। तो ये प्रोडक्ट का हो गया, रिएक्टेंट का इस तरह से डाउन है, प्रोडक्ट का इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। इस साइड में टाइम हो जाएगा और इस साइड में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये दिखा रहे हैं। अब इसका हम पहले एवरेज निकाल लेते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज की बात करें तो यहां पर प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो है, थोड़ा टाइम यहां बीता, ये थोड़ा टाइम बीता मींस T1 टाइम पर। तो T1 टाइम पर देखें तो प्रोडक्ट इतना बन गया, तो प्रोडक्ट हो गया ये P1। ऐसे थोड़ा टाइम और लें तो ये हो गया T2, प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। तो इस तरह से हो जाएगा P2, ये P1 हो गया और ये P2 हो गया। तो अब इसका निकाल दें वैल्यू एवरेज। किस तरह से, यहां जो चेंज आया इस जगह पर ये डेल्टा टी चेंज आया, T2 माइनस T1 डेल्टा टी हो जाएगा। ऐसे P2 माइनस P1, यहां चेंज कितना आया, डेल्टा P आया, जो कि किस में है, प्लस में है, क्योंकि ये बढ़ रहा है। अब इसका निकाल दें, आर एवरेज इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस, लगाएं चाहे ना लगाएं, लगा दे तो भी दिक्कत नहीं, ना लगाएं तो भी दिक्कत नहीं, पॉजिटिव में है, डेल्टा P अपान डेल्टा T। इस तरह से ये कहां से आया, ये आया है P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1। इस तरह से ये इसका एवरेज निकल आया। ऐसे अगर इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो क्या करें, इंस्टेंटेनियस के लिए ऐसे यहां पर जहां इंस्टेंटेनियस निकालना हो, जिस पॉइंट पर वहां एक टेंजेंट और इस तरह से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा DP, और ये हो गया जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो T टाइम पर, T टाइम पर। तो इस तरह से हो जाएगा DT, जरा सा टाइम तो जरा सा बदलाव प्रोडक्ट में। इस तरह से थोड़ा टाइम लिए तो थोड़ा। अब यहां y एक्सिस अपान x एक्सिस, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, R इंस्टेंटेनियस इक्वल, प्लस लगाएं या रहने दें, D
P अपान dt इक्वल, इसका जो स्लोप बन रहा है वो पॉजिटिव में है क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है। तो हमारी आदत है एक एक पॉइंट, एक एक लाइन क्लियर करने की, तो इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन किस तरह से बुक में लिखा है, एक एक चीज देख लीजिए। सम रिएक्शन सच एज आयनिक रिएक्शन अकर्स वेरी फास्ट, जो आयनिक रिएक्शन होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, हमने ये बात पहले बता दिया। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड अकर्स इंस्टेंटेनियसली, अगर आयनिक रिएक्शन की बात करें तो ये सिल्वर क्लोराइड है बहुत तेजी से होता है। बाय मिक्सिंग आप क्या करके, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, अगर सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बहुत तेजी से होता है। ऑन द अदर हैंड सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो, लेकिन कुछ रिएक्शन बहुत धीमे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, हवा और मॉइस्चर के प्रेजेंस में रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो प्रोसेस है। आल्सो देयर आर रिएक्शंस लाइक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, अगर केन शुगर के इन्वर्जन की बात करें या स्टार्च के हाइड्रोलिसिस की बात करें, व्हिच प्रोसीड विथ ए मॉडरेट स्पीड, ये बहुत ही मध्यम स्पीड में प्रोसीड होती है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल फ्रॉम ईच कैटेगरी, क्या आप और ज़्यादा उदाहरण इनके बारे में सोच सकते हैं, सभी कैटेगरी के बारे में, कि स्लो वाले का, फास्ट वाले का, मॉडरेट वाले का, इन सब के और एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। ओके, यू मस्ट बी नोइंग दैट, आप ये बात जान करके कि द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन पोजीशन, आपको ये बात पता है कि ऑटोमोबाइल की स्पीड किस तरह से निकालते हैं, टर्म्स ऑफ चेंज इन पोजीशन, पोजीशन के बदलाव के आधार पर जो है उसकी स्पीड को निकाला जाता है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके आधार पर, इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय में। ओके, सिमिलरली इसी तरह से द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन और द रेट ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, देख लीजिए। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में चाहे कंसंट्रेशन का जो है उसका देख लीजिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस तरह चेंज हो रहा है या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किस तरह चेंज हो रहा है, ये आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा यूनिट टाइम में। टू बी मोर स्पेसिफिक इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, बहुत स्पेसिफिक के लिए ये जो है दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नंबर वन, पहला पॉइंट क्या है, द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, जो घटने की मात्रा है ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कोई भी रिएक्टेंट में से जो घटने की मात्रा है, या दूसरे साइड में बात करें तो द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की जो इंक्रीज होने की मात्रा है उस आधार पर हम उसका स्पीड या रेट निकालते हैं। कंसिडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन एज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट लिए हुए हैं तो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन यहाँ पर है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, इसके बारे में देखिए क्या कहना चाहता है, 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट पी, 1 मोल रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट बना रहा है। इफ R1 एंड P1 आर द कंसंट्रेशन ऑफ R एंड P रेस्पेक्टिवली, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P1, लाइन से एट टाइम T1, कब दे रहा है ये, T1 पर, टाइम बदल दीजिए T2 कर दीजिए, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R2 एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P2 हो जाएगा। इस तरह से चेंज अगर निकालना हो तो डेल्टा T इक्वल T2 माइनस T1, डेल्टा R इक्वल R2 माइनस R1, डेल्टा P इक्वल P2 माइनस P1, इस तरह से आपको चेंज मिल जाएगा। द स्क्वायर ब्रैकेट इन द अबव एक्सप्रेशन, जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या बताता है, आर यूज टू एक्सप्रेस मोलर कंसंट्रेशन, ये मोलर कंसंट्रेशन को बताता है कि माने ये मोल पर लीटर में लिए गए हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, जो रिएक्टेंट है वो डिसअपियर हो रहा है, तो इसके जो है डिसअपियर होने की रेट क्या है, ये इक्वल है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन, जो टाइम ले रहे हो उस टाइम में कितना डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट। इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से भी हो सकता है। इसी तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, प्रोडक्ट का अपीयर होना, इक्वल इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकन, इक्वल प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, प्लस में ले लिया गया है, जैसे रिएक्टेंट का माइनस में लेते हैं।
सिंस डेल्टा आर इज ए निगेटिव क्वांटिटी, डेल्टा आर निगेटिव क्वांटिटी है, एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, जिस तरह से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट का, इट इज मल्टीप्लाइड विथ -1, क्यों? क्योंकि ये निगेटिव में जा रहा है, तो क्या किया जाए, हमको तो पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि ये रिएक्टेंट निगेटिव में तो होगा नहीं, तो इस तरह से हमें इसे पॉजिटिव में लेने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इट इज मल्टीप्लाइड -1 टू मेक द रेट ऑफ द रिएक्शन ए पॉजिटिव क्वांटिटी, जिससे वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। इक्वेशन 4.1 एंड 4.2 गिवन एबव रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ ए रिएक्शन RAV। इस तरह से जो ये 4.1 और 4.2 ये बना हुआ है, ये एवरेज रेट को बता रहा है। एवरेज रेट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट एंड द टाइम टेकन फॉर द चेंज टू अकर। तो इस तरह से एवरेज रेट के बारे में ये हो गया। अब इनके जो है ग्राफ समझ लेते हैं, जो भी मैंने बताया वही चीज है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक साइड, टाइम दूसरे साइड में, ये इस तरह से रिएक्टेंट घट रहा है, तो यहाँ R ये इनिशियल कंसंट्रेशन R0 है, बिल्कुल यहाँ 0 टाइम है, तो जो भी है वो यही है। धीरे धीरे टाइम ये बढ़ता गया, ये T1 टाइम पर ये R1 हो गया, ये T2 टाइम पर ये R2 हो गया। कितना टाइम चेंज हुआ? डेल्टा T, T2 माइनस T1 डेल्टा T। कितना यहाँ कंसंट्रेशन चेंज हुआ? R2 माइनस R1 डेल्टा R। तो इस तरह से ये एवरेज निकल गया। यहाँ पर इसी में इंस्टेंटेनियस भी दिखाया गया है। मान लिया इस पॉइंट पर निकालना है जहाँ T लिखा हुआ, तो ये T पर जो इधर वैल्यू आ रही है, एक यहाँ टेंजेंट ले लिया गया। टेंजेंट लेने के बाद इस तरह से बना दिया गया। y एक्सिस पर हमें क्या मिल रहा है? dr, और यहाँ x एक्सिस पर dt मिल रहा है। तो जो d लगा हुआ है ये बहुत कम को बताता है, तो जब कम समय लेंगे तो चेंज भी क्या होगा? कम होगा। तो इस तरह से इसका क्या बनेगा? y एक्सिस अपान x एक्सिस, y एक्सिस पर dr, x एक्सिस पर dt, और माइनस क्यों घट रहा है, तो इस तरह से r इंस्टेंटेनियस इक्वल माइनस dr अपान dt, और इसका जो स्लोप बन रहा है घट रहा है, इसलिए माइनस स्लोप। ऐसे ही ये वाला फिगर देख लीजिए, ग्राफ इसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, टाइम इधर इस तरह से प्रोडक्ट का है, इंक्रीज करेगा, तो टाइम T1 लिए तो यहाँ P1 मिला, टाइम T2 लिए तो यहाँ P2 मिला। अब इसमें चेंज देखिए, प्रोडक्ट में डेल्टा P हो जाएगा, क्यों? क्योंकि P2 माइनस P1, तो डेल्टा P हो जाएगा, ऐसे T2 माइनस T1 डेल्टा T हो जाएगा। तो इसका एवरेज अगर निकालना है तो R एवरेज इक्वल डेल्टा P अपान डेल्टा T इक्वल P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1 हो जाएगा। इसका स्लोप देखें तो इस तरह से ये जो है इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए यहाँ पर एक टेंजेंट ले लिया गया। टेंजेंट लेने के बाद y एक्सिस अपान x एक्सिस, तो इस तरह से x एक्सिस पर क्या है? टाइम है, ये dt नीचे हो जाएगा, और ये y एक्सिस dp ऊपर हो जाएगा, प्लस में है ये r इंस्टेंटेनियस dp अपान dt, और इसका स्लोप भी प्लस में होगा क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ ए रिएक्शन, आपने देखा यहाँ पर इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट को एक साथ किस तरह से बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।